हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया लाइफ ऑफ मिल्टन। मिल्टन की जो बायोग्राफी लिखी गई है उसको पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 3 पार्ट्स इसको मैंने लेकर के अपलोड कर दिया। लाइफ ऑफ मिल्टन की समरी हम पढ़ रहे हैं इसमें। आज है, ये है 4th पार्ट। और इसके अब तक हम पढ़ चुके थे कि मिल्टन की एज 47 ईयर्स की हो गई थी और वो पूर्णतः अंधे हो चुके थे। और इस बीच उन्होंने अपने को पूरी तरीके से अपना माइंड सेट किया कि नहीं, मैं अब एक नाटक नहीं, एक महाकाव्य लिखूंगा, जो कि उनके अंदर पहले से एक ड्राफ्टिंग थी, एक योजना प्लानिंग थी महाकाव्य लिखने की। और तो अब उन्होंने अपने आप को टोटली पोइट्री के लिए डिवोट किया कि नहीं, मैं अपने मुझे ये कार्य करना है और ऐसा महाकाव्य लिखना है जो मेरे कंट्री के नेम और फेम को बढ़ाएगा। अब इसके बाद जो मिल्टन की 3 ग्रेट वर्क्स आते हैं, तो मिल्टन की 3 ग्रेट वर्क्स में आते हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टिस। उसमें से पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा आपने ऑलरेडी। इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एवर रिटन। सबसे महान, मतलब जो महान वर्क लिटरेचर में लिखे गए हैं अब तक, उनमें से एक है पैराडाइज लॉस्ट। लिखा गया ब्लैंक वर्ड्स में। और अब मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए न्यूमेरस सोर्सेज से मिल्टन ने इसका बहुत सारे स्रोतों से प्रिपेयर किया था पैराडाइज लॉस्ट की राइटिंग के लिए अपने को। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मिल्टन के द्वारा जो उनका पैराडाइज लॉस्ट था उसको प्रारंभ करने के लिए आए अनेक विचारों में अनेक स्रोत सुझाए गए हैं। कुछ के अनुसार ये है कि ये इटालियन दुखांत नाटक से मिल्टन ने संकेत लिया था। चाहे कोई भी स्रोत क्यों ना रहा हो, लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि स्टार्टिंग से ही मिल्टन इस विषय पर एक नाटक की रचना करना चाहते थे। महाकाव्य लिखने से पहले मिल्टन एक नाटक की रचना करना चाहते थे, लेकिन अपने इस महाकाव्य की रचना को उन्हें बीच बीच में रोकना पड़ता था, क्योंकि इसके पहले वो राजनीतिक मामलों में भी उलझे हुए थे और अपने व्यक्तिगत मामलों में भी संलग्न रहते थे। फिलिप्स के अनुसार, फिलिप्स जो कि उनके बहनोई थे, सिस्टर के हस्बैंड थे, तो फिलिप्स के अनुसार मिल्टन शीत ऋतु में निर्मुक्त होकर अपनी रचनाएं लिखते थे, मतलब बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अपनी रचनाएं लिखते थे। लेकिन मिल्टन ने अपनी बुक इलिजीज में लिखा है कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही उनमें काव्य में ऊर्जा का संचार हो जाता। Milton in his Elegies declares that with the advance of the spring he feels the increase of his poetical force। मतलब बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही उनमें एक एनर्जी आ जाती थी काव्य के लिखने के लिए। लेकिन जॉनसन कहते हैं कि ऋतुओं के ऊपर रचनाओं की कृतियों के लिए निर्भर करना हास्यास्पद स्थिति है। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया है एक तरीके से सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के ऊपर कि ये एक हंसने वाली बात है और इस प्रकार की सोचना मानसिक आलस्य को छिपाने के लिए बहाना है। मतलब ये एक प्रिटेंड करना है जो मेंटल लेजीनेस को दिखाता है। लेकिन मिल्टन जो थे कुछ भ्रांत धारणाओं से ग्रसित थे। उनके समय में एक भावना प्रचलित थी कि प्रकृति की स्थिति बिगड़ रही है। लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया था कि संपूर्ण सृष्टि शिथिल पड़ रही है। एक्चुअली इसमें हमें कॉन्टेम्पोरेरी जो वहाँ की सिचुएशंस थी उनसे भी हम रूबरू हो रहे हैं। और प्रतिदिन हर वस्तु धीरे धीरे घटाव पड़ती, क्योंकि हमने पढ़ा है ये वो टाइम था जब कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था और क्रॉमवेल सत्ता में थे। और क्रॉमवेल के पीरियड में ही थिएटर्स क्लोज कर दिए गए थे लंदन में। तो प्रतिदिन हर वस्तु धीरे धीरे घट रही थी। ये प्राकृतिक था कि मिल्टन भी ऐसा माने कि मनुष्य की आत्मा भी सृष्टि की अव्यवस्था से प्रभावित हो रही थी। जॉनसन के अकॉर्डिंग ये है कि एक अजीबोगरीब जो कल्पना शक्ति थी को धारण करने के कारण मिल्टन ने शायद ये मान लिया कि जो उनका इमेजिनेशन पावर था उनको ऋतुओं के प्रभाव से बहुत मतलब ज़्यादा प्रभावित होता था। मैं ऐसा जॉनसन कहते हैं कि मिल्टन का मानना था कि जो सीज़न आते हैं सीज़न वाइज उनकी एनर्जी ज़्यादा रहती है वर्क करने के लिए। जॉनसन का सोचना है कि मिल्टन का ऋतुओं के समक्ष समर्पण उसके नष्ट होती प्रकृति के भय से कहीं अधिक विवेक संगत था। जहाँ तक उनके पठन पाठन की प्रक्रियाओं का संबंध है कि वह लेखन कार्य में कितना समय लगाते थे, इस विषय से अधिक नहीं कहा जा सकता है। रिचर्डसन जो अपनी तहकीकात के प्रति बहुत मेहनती हैं, लेकिन जो हमेशा मिल्टन व अन्य लेखकों के बीच में भेद स्थापित करना चाहता है, का कहना है कि मिल्टन कभी कभी पूरी पूरी रात जगे रहते थे, परंतु कोई रचना लिखने में सफल नहीं होते थे। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था पूरी नाइट वो जगते थे बट कुछ भी नहीं लिख पाते थे।
और कभी कभी अचानक उनकी काव्य संबंधी मन की शक्ति जागृत होती और वे तुरंत अपनी पुत्री को बुलाते, जिससे वह उनके मनोभाव को कागज पर उतार लें। क्योंकि मिल्टन तो पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके थे और उनकी बेटी ने उनकी बहुत हेल्प की थी उनकी राइटिंग करने में। कभी कभी एक ही सांस में वे 40 पंक्तियां बोलकर लिखवा देते और फिर एकदम उन्हें आधी कर देते। परंतु श्रीमान रिचर्डसन का यह कथन संदेहास्पद है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि दुर्भाग्य से मिल्टन की पुत्रियों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। सैमुअल जॉनसन जो हैं वो उनको डाउट आता है। वो ये कहते हैं कि मतलब मुझे डाउट आता है क्योंकि उनकी बेटियां तो पढ़ी लिखी नहीं थीं और ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो, और ना ही उन्हें किसी भी आने वाले आकस्मिक अभ्यागत को अपनी याददाश्त में छिपी हुई रचनाओं को लिखवाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता अगर यह कार्य उनकी पुत्रियां कर पाती। और सैमुअल जॉनसन का ये मानना है कि मिल्टन अपना लेखन कार्य रुक रुक कर करते थे। मिल्टन इस बात को अजीब नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ समय अपने ज़्यादा अनुकूल मानता है और कभी कभी ऐसा भी महसूस करता है कि उसका प्रेरणा स्रोत जो है वो सूख रहा है। परंतु मिल्टन के लेखन संबंधी इस वर्णन को अविश्वसनीय मानता है। जॉनसन जो हैं वो मिल्टन के इस लेखन, जो उनका स्टाइल था लेखन संबंधी वर्णन, तो उसको अविश्वसनीय मानते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन के जीवन से संबंधित कुछ अंशों का संदर्भ दिया गया है। इस प्रकार से तीसरी पुस्तक के प्रारंभ में हम पाते हैं कि वे अपने नेत्रों की ज्योति के खो जाने के विषय में बताते हैं। 7वीं पुस्तक की प्रस्तावना में वे राजतंत्र की पुनर्स्थापना के समय अपने उदास मना स्थिति के विषय में इंगित करते हैं। उन्होंने इसका भी हवाला दिया है कि किस प्रकार राजा चार्ल्स द्वितीय के इंग्लैंड की राजगद्दी पर स्थापित होने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जब चार्ल्स सेकंड का रिस्टोरेशन होता है उस समय की बात दिखा रहे हैं। पर जॉनसन इसका प्रतिवाद करते हैं। वह कहते हैं यह याददाश्त के परे है कि राजतंत्र की बहाली के बाद किसी भी प्रकार से उनकी निंदा की गई, चाहे वह गंभीर हो या हल्की फुल्की। उनके पूरे जीवन काल में जो उन्होंने राजतंत्र के पुनर्स्थापना के पश्चात बिताया, उन्होंने अपना पठन पाठन और अथवा मनोरंजन बिना किसी उत्पीड़न के शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना या अपमान पाए जारी रखा। मतलब बिल्कुल आराम से वो रहे हैं। ये चीज़ गलत कही जाती है कि चार्ल्स सेकंड जब गद्दी में आए या रिस्टोरेशन हुआ उनका तो उनको बहुत सफरिंग्स झेलनी पड़ी, ऐसा नहीं है। जॉनसन का मानना ये है। अब क्या था, जिस वर्ष इन द ईयर ऑफ द प्लेग 1665 में प्लेग आया था और लगभग 1 साल तक प्लेग रहा इंग्लैंड में। तो इन द ईयर ऑफ द प्लेग मिल्टन मूव्ड टू चैलफॉन्ट इन बक्स। तो मिल्टन चले जाते हैं चैलफॉन्ट नामक स्थान पर। इस महामारी से बचने के लिए मिल्टन चले जाते हैं बक्स में, जो चैलफॉन्ट नामक स्थान था 1665 में। यहाँ पर एलवुड, जिन्होंने उनके लिए घर किराए पर लिया था, ने पहली बार पैराडाइज लॉस्ट की मूल प्रतिलिपि देखी और उसे पढ़ने के उपरांत उनसे पूछा कि तुमने पैराडाइज लॉस्ट के विषय में तो बहुत कुछ कहा है, पैराडाइज रिगेन्ड के विषय में तुम क्या कहना चाहते हो। अगले वर्ष जब संक्रमण का डर कम हो गया तब मिल्टन बनहिल फील्ड्स लौट आए और इस कविता के प्रकाशन संबंधी तैयारी करने लगी। मतलब मिल्टन वापस आ गए और पैराडाइज लॉस्ट की पब्लिकेशन के लिए सोचने लगे। उन्हें प्रकाशन के लिए अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता थी और उन्हें कैंटरबरी के मुख्य पादरी के उससे उदारता की आशा नहीं थी, परंतु फिर भी उनके साथ उदारता का व्यवहार किया गया था। क्योंकि पुस्तक के कुछ अंशों को लेकर आपत्तियां की गई, परंतु फिर भी उन्हें अनुज्ञा पत्र प्रदान कर दिया गया था। मतलब उन्हें एनओसी दे दी गई थी बुक को पब्लिश कराने के लिए। और उन्होंने अपनी पुस्तक की मूल प्रतिलिपि 27 अप्रैल 1667 को सैमुअल सिमंस को 5 पाउंड के तुरंत भुगतान के एवज में बेच दी और यह शर्त निर्दिष्ट किया कि जब प्रथम संस्करण की 1300 प्रतिलिपि बिक जाएंगी तब वह उन्हें 5 पाउंड और देंगी। तो इस प्रकार से जॉन मिल्टन ने 27 अप्रैल 1667 को सैमुअल सिमंस को 5 पाउंड की राशि लेकर के सैमुअल सिमंस से अपनी मूल प्रति जो पैराडाइज लॉस्ट की थी वो बेच दी। और ये भी उनसे मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब 1300 प्रतिलिपियाँ बिक जाएंगी इस बुक की तब वो उन्हें 5 पाउंड और दे सैमुअल सिमंस। इसके बाद द्वितीय संस्करण की 1300 प्रतिलिपियों की बिक्री के पश्चात 5 पाउंड और इसी प्रकार तृतीय संस्करण के बिक्री के पश्चात भी 5 पाउंड और। इन तीनों संस्करणों में से किसी की भी प्रकाशित प्रतिलिपियों की संख्या 1500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परंतु पुस्तकों की बिक्री धीमी गति से हुई और कविता की ख्याति भी शिथिल गति से ही हुई।
और इस विषय के में बाद में जांच पड़ताल भी की गई और अनुमान भी लगाया गया कि कविता के अप्रसिद्धि व शिथिल कीर्ति के क्या कारण थे। यह तो सहजता से स्वीकार किया गया है कि चार्ल्स और जो राज पैराडाइज लॉस्ट को लेकर के राज्य में बहुत जय जयकार नहीं मिली। पैराडाइज लॉस्ट को लेकर के मतलब चार्ल्स सेकंड जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको नहीं अप्रिशिएट किया। लेकिन जो साहित्यकार और बुद्धिमान लोग थे, राजा के समर्थक थे, और कौन ऐसा होगा जो राजा की मतलब अनुकंपा नहीं चाहता होगा। तो ऐसे लेखक की प्रशंसा करने का साहस कौन करेगा जो राज हत्या का समर्थक हो। मिल्टन उस बुरे समय में सिर्फ इतनी आशा करता था कि उसकी आलोचना ना हो और एक आदरपूर्ण मौनता उस समय रखी गई। लेकिन इससे यह नहीं मानना चाहिए कि उनकी कविता पढ़ी नहीं गई या अनिच्छापूर्वक उसको सराहा नहीं गया। मतलब इवन चार्ल्स सेकंड ने उनकी बुक को नहीं पसंद किया, लेकिन जो और बुद्धिमान लोग थे, साहित्यकार लोग थे, उन सभी ने मिल्टन की बुक को बहुत अप्रिशिएट किया मन ही मन। लेकिन डायरेक्टली वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे, तो राजा के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि चार्ल्स सेकंड की और जॉन मिल्टन के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और चार्ल्स सेकंड को जॉन मिल्टन नहीं लाइक करते थे, इसलिए चार्ल्स सेकंड भी। और हाँ, एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि जब चार्ल्स सेकंड जब रिस्टोरेशन हुआ मोनार्की का, तो उन्होंने फिर से इनको सेक्रेटरी की पोस्ट ऑफर की थी जॉन मिल्टन को, बट उन्होंने उसको डिनाई कर दिया था, उस पोस्ट को होल्ड करने के सचिव पद के लिए। तो इसलिए भी इन लोगों के बीच दूरियां थी, डिस्टेंस था। तो बस ठीक है, यही जॉन मिल्टन की उस समय आलोचना नहीं हुई थी। बस मिल्टन इतना ही चाहते थे कि इस बुरे समय में एटलीस्ट मेरे पर बहुत ज़्यादा मेरी बुराई ना की जाए, मुझे सम्मान, शांति से सम्मान दिया जाए। तो ये उनका फुलफिल हो गया, ये जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। अब इसके बाद लेकिन अंदर अंदर लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया था। इसके अलावा उस काल में पाठकों की सामान्य दशा भी सोचनी थी। मिल्टन के काल में पुस्तकों के प्रति वह रुझान नहीं था जो आज के पाठकों में पाया जाता है। जॉनसन ऐसा कह रहे हैं, संभ्रांत लोग अपनी अज्ञानता के लिए शर्म महसूस नहीं करते थे। महिलाएं किसी भी प्रकार का साहित्य पढ़ने का प्रयत्न नहीं करती थी। उन छात्रों की संख्या जो पुस्तकों को इसलिए खरीदते थे क्योंकि उन्हें पढ़ने में आनंद मिलता था, बहुत कम थी। इस प्रकार की प्रचलित परिस्थितियों के बावजूद मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पूर्णतः असफल पुस्तक नहीं थी। इट मीन्स एवरेज बुक थी ये। 2 साल में उसकी 1300 प्रतिलिपियों की बिक्री हुई। फिर भी यह सत्य है कि क्रांति के आने से इस पुस्तक की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई। जॉनसन कहते हैं कि किस प्रकार मिल्टन इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि कभी वह समय आएगा जब उसकी कृति को प्रशंसा मिलेगी, उसकी इस ग्रेट वर्क को एप्रिसिएशन मिलेगा, और वह मिल्टन को उसके धैर्य और दृढ़ संज्ञा के लिए सराहते हैं। मतलब उनका जो पेशेंस था उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, फिल्म डिटर्मिनेशन के लिए। अब मिल्टन की नेत्रहीनता ने उनको ईमानदारी व विवेकपूर्ण परिश्रम करने से नहीं रोका। उनकी पुत्रियों को उनकी विभिन्न भाषाओं की पुस्तक पढ़कर सुनाया करती थीं, ऐसा सैमुअल जॉनसन को कई स्रोतों से पता चला। उन युवा बालाओं का धैर्य कभी कभी जवाब देने लगता था, क्योंकि उन्हें निरंतर बिना रुके और जो वह पढ़ रही थीं उसे बिना समझे पढ़ने में बहुत कठिनाई अनुभव होती थी। यह कहना मुश्किल है कि पिता या पुत्रियों में से कौन ज़्यादा कष्ट पा रहा था। दूसरी भाषा की पुस्तक अगर बिना समझे ऊंचे स्वर में अगर पढ़ी जाए तो ना तो वह पढ़ने वाले को और ना सुनने वाले को आनंद देती है। पैराडाइज लॉस्ट के 3 साल पश्चात उन्होंने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो बुक थी 1667 में पब्लिश हुई थी। 3 साल पश्चात उन्होंने अपनी इस बुक को प्रकाशित करवाया था। इस पुस्तक में इंग्लैंड का इतिहास, मॉनमाउथ के जॉफरी की कहानी को प्रारंभ होकर नॉर्मन आक्रमण तक दिया गया था। उन्होंने इसका प्रथम भाग क्यों दिया, जिस पर उनका विश्वास भी नहीं है और जो सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। इनमें से उनकी शैली कर्कश है, परंतु उसमें एक रक्त शक्ति है जो प्रभाव छोड़ती है, हालांकि आनंद नहीं देती है बुक। इस किताब के कुछ हिस्सों को अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी ने फाड़ दिया, छपने जाने से पहले ही। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के कुछ पेजों को फाड़ दिया गया था। तो मिल्टन का जो एपिक था ये पैराडाइज लॉस्ट, ये 1667 में पब्लिश हुआ था और इसके 3 साल बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1670 में आई थी, पब्लिश हुई थी 1670 में फ्रेंड्स। तो 1667 में पैराडाइज लॉस्ट आया था, उसके 3 साल बाद 1670 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पब्लिश हुई थी, जो कि उससे कुछ पेजेस को तो जो अधिकारी थे राजा के, उन लोगों ने फाड़ भी दिया था छपने के पहले ही, क्योंकि जो उनकी शैली थी, राइटिंग स्टाइल थी, तो वो बहुत ही कर्कश था और जो लोगों के अंदर इफ़ेक्ट डाल रहा था।
इसके बाद बात होती है, अब हम बात कर लेते हैं और आगे वर्क्स, मिल्टन के वर्क्स के बारे में, मिल्टन के कैरेक्टर्स के बारे, मिल्टन का कैरेक्टर, उसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं कि सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब किया है और क्या बताया है मिल्टन के कैरेक्टर को लेकर के। जॉन मिल्टन जो थे गुड लुकिंग थे इन हिज यूथ। अपने यौवन काल में मिल्टन देखने में अत्यंत सुंदर थे, इसीलिए उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। और उसे अपने महाविद्यालय में महिला कहा जाता था। वह बलवान और सक्रिय थे और अच्छे तलवारबाज भी थे। अपने घर में वे एक नियमित जीवन व्यतीत करते थे। अपने नेत्रहीनता के दिवस उन्होंने विशेष तौर से कठिन अनुशासन में बिताए थे। वे किसी भी प्रकार की शराब का सेवन बहुत कम करते थे और भोजन भी बहुत कम मात्रा में करते थे। ऐसा सैमुअल जॉनसन जी लिख रहे हैं लाइफ ऑफ मिल्टन की जो बायोग्राफी लिख रहे हैं उसमें। और उम्र बढ़ने पर स्वाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। यौवन काल में वह देर रात तक पढ़ते थे, परंतु बाद में उन्होंने अपनी आदतें बदल ली और गर्मियों में 9 से 4 बजे तक विश्राम करते थे और सर्दियों में 5 बजे तक। अंधे होने के पश्चात उनकी दिनचर्या एकदम निश्चित थी। सुबह उठने पर वे हेब्रू भाषा में बाइबिल का एक अध्याय सुनते थे, फिर 12 बजे तक वे पढ़ते थे, फिर 1 घंटे के लिए व्यायाम करते थे, फिर भोजन करते थे, फिर बाजा बजाते थे और स्वयं गाते थे अथवा दूसरे का गाना सुनते थे। फिर 6 बजे तक पढ़ते थे, फिर 8 बजे तक अभ्यागतों का सत्कार करते थे, मतलब जो उनके गेस्ट आते थे उनका वेलकम करते थे 8 बजे तक। फिर रात्रि भोजन के पश्चात धूम्रपान करते थे और 1 गिलास पानी पीने के उपरांत सो जाते थे। इस प्रकार उनकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। मिल्टन की आर्थिक स्थिति हमेशा बहुत कमजोर रही थी। गृह युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी निजी भू संपत्ति संसद को उधार दी थी, लेकिन गृह युद्ध के उपरांत जब मिल्टन ने अपने पैसे की मांग की तो उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। बाद में उसे 200 पाउंड की तनख्वाह पर लैटिन सचिव नियुक्त किया गया था। तो अब हमें पता चलता है कि मिल्टन को लैटिन सचिव क्यों नियुक्त किया गया था। तो 200 पाउंड की सैलरी पर उन्हें नियुक्त किया गया था, क्योंकि जो उनकी संपत्ति संसद के पास दी गई थी वो गृह युद्ध के बाद उनको वापस नहीं की गई, ना ही उसका पैसा दिया गया, तो उनको जॉब पर रख लिया गया था। परंतु उनकी विधवा के अनुसार उन्होंने 2000 पाउंड्स जो एक स्क्रिमनर को उधार दिए थे, परंतु वह पैसा उन्हें वापस नहीं मिला। और मरने से पहले उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें बेच दी थी जॉन मिल्टन ने। उसके उन्हें 1500 पाउंड मिले थे, जिसे वे अपने परिवार के लिए छोड़कर मरे थे। परंतु उनकी विधवा ने इसमें से उनकी प्रत्येक पुत्री को 100 पाउंड्स दिए और बाकी पर स्वयं कब्जा कर लिया था। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य निसंदेह महान था। उन्होंने वे सभी भाषाएं पढ़ी थीं जो शिष्ट तत्व विद्वानों की भाषाएं मानी जाती थीं, हब्रू, लैटिन, इतालवी, फ्रेंच, ग्रीक व स्पेनिश। लैटिन में उनकी दक्षता इतनी थी कि उन्हें प्रथम पंक्ति के लेखकों एवं आलोचकों में स्थान दिलाती हैं। जिन किताबों का पाठ उनकी पुत्री उनको सुनाने के लिए करती थी, उनमें होमर के अलावा जो उन्हें मुँह जबानी याद था, ओविड की मेटामॉर्फोसिस और यूरिपिडियस के नाटक उनके प्रिय थे। तो मेटामॉर्फोसिस और यूरिपिडियस के जो नाटक थे उनके बहुत फेवरेट थे। अंग्रेजी कवियों में वे सबसे ज़्यादा स्पेंसर, शेक्सपियर व काउले के प्रशंसक थे। और सबसे ज़्यादा लेकिन उनको स्पेंसर सबसे उनके प्रिय कवि थे। सभी दक्ष पाठकों की भांति शेक्सपियर उन्हें पसंद था, परंतु जॉनसन को इस बात पर आश्चर्य है कि वे काउले के प्रशंसक थे। ये चीज़ जॉनसन को नहीं हजम होती। ठीक है, स्पेंसर उनको बहुत प्रिय थे, शेक्सपियर बहुत पसंद थे, बट काउले क्यों पसंद थे? क्योंकि काउले के सर्वश्रेष्ठता के प्रति विचार मिल्टन से भिन्न थे। क्योंकि मिल्टन की थिंकिंग और काउले की थिंकिंग जो थी उसमें डिफरेंस था। ड्राइडन के बारे में जो उनसे मिलने प्रायः आया करते थे, क्योंकि ड्राइडन और जॉन मिल्टन समकालीन थे, कॉन्टेम्पोररी थे, तो ड्राइडन उनसे मिलने आया करते थे। उनकी राय थी कि वह तुकांत कविताएं लिखने वाला था, परंतु कवि नहीं था। ड्राइडन के बारे में जॉन मिल्टन मतलब ऐसा सोचते थे कि मिल्टन की जो राय थी वो ये थी कि वो तुकांत कविताएं लिखने वाले थे, कवि नहीं थे। जहाँ तक मिल्टन के धार्मिक विचारों का प्रश्न है तो पहले वे कैल्विनिस्टा थे और कुछ दिन पश्चात उनका रुझान आर्मेनियस की प्रति हो गया था। उन्होंने निश्चित कर लिया था कि उन्हें किसका तिरस्कार करना है, ना कि किसकी प्रशंसा करनी है। वह ना तो रोम की चर्च में आस्था रखते थे और ना ही इंग्लैंड के चर्च में। जॉनसन मिल्टन की इस जिद के विरोधी हैं। मतलब ना तो उनको रोम के चर्च में आस्था थी और ना ही इंग्लैंड के चर्च में। जॉन मिल्टन के बारे में ऐसा वो बोलते हैं, जॉनसन बताते हैं कि वो किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते थे। वे ना तो सार्वजनिक और ना ही असार्वजनिक प्रार्थना सभाओं में भाग लेते थे। जॉनसन उनकी इस बात के लिए निंदा करते हैं कि वे पारिवारिक प्रार्थना सभाओं से भी अपने को दूर रखते थे मिल्टन।
और मिल्टन की राजनीतिक विचारधारा जॉनसन के अनुसार एक तीखे एवं रुक्ष रिपब्लिकन की थी। मिल्टन का गणतंत्रवादी दृष्टिकोण उनके अमीरों और बड़े लोगों के प्रति घृणा का नतीजा था और उनकी स्वतंत्रता के प्रति खिन्न इच्छा से प्रेरित था। वह सभी प्रकार की प्राधिकारियों से घृणा करते थे। इसके अतिरिक्त मिल्टन की आस्थाओं में अटलता नहीं थी। अपने सार्वजनिक जीवन में स्वतंत्रता की जोरदार वकालत करते थे, परंतु अपने घरेलू जीवन में वे तानाशाह थे। इसके अलावा वे स्त्रियों की तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, स्त्रियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनके अनुसार स्त्रियां केवल आज्ञा पालन करने के लिए बनी थी और पुरुष बगावत करने के लिए बने थे। अब हम बात कर लेते हैं मिल्टन की फैमिली की। तो मिल्टन की फैमिली में क्या था, कौन कौन था। मिल्टन की फैमिली ने जो उनकी सिस्टर थी, मिल्टन सिस्टर मैरिड ट्वाइस, उसने 2 शादियां की थी। पहले श्रीमान फिलिप्स से, उसके बाद श्रीमान अगर से। फिलिप्स का तो जिक्र कई बार आता है। तो फिलिप्स और अगर 2 बार उन्होंने शादियां की थी। पहले पति के जो फिलिप्स थे वो तो जॉन मिल्टन के मित्र ही थे और उनके बाद क्राउन ऑफिस में कार्यरत थे। और उनके जो प्रथम पति थे, मतलब जो फिलिप्स थे, उनकी सिस्टर के मतलब फिलिप्स जो बहनोई थे, उससे उनको 2 पुत्र हुए थे, एडवर्ड और जॉन, जिनका जिक्र हमने पहले पढ़ा है कि एडवर्ड और जॉन की पढ़ाई का पूरी जिम्मेदारी मिल्टन ने ले ली थी। और जो दूसरा हस्बैंड था उससे इनकी सिस्टर को 2 बेटियां हुई थी। अब इसके बाद है मिल्टन्स ब्रदर्स सर क्रिस्टोफर, मिल्टन के जो भाई थे क्रिस्टोफर, उनके 2 बेटियां थी, मैरी एंड कैथरीन, और एक बेटा था थॉमस। मिल्टन ने 3 शादियां की थी। लास्ट में जब वो पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे तब उनकी जब सेकंड वाइफ की डेथ हो गई थी, उसके बाद अपने घर के काम के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए उनको बहुत दिक्कत होती थी, तब उन्होंने 3rd टाइम एलिजाबेथ मिशेल से शादी की थी और ये वाइफ उनकी लास्ट तक रही उनके साथ। और एक पुत्री का जिक्र मिलता है उनकी, डेब्रा का, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ से हुई थी उनको। तो ये जो डेब्रा थी, इसने अब्राहम क्लार्क नामक जुलाहे से विवाह किया था और 76 साल की उम्र तक जीवित रही। इसी पुत्री का सार्वजनिक उल्लेख किया जाता है और ये होमर द्वारा रचित शुरू की पंक्तियाँ, ओविड की मेटामॉर्फोसिस और कुछ यूरिपिडीज के नाटक पढ़ लेती थी, क्योंकि उसने ये सब बहुत बार पढ़ा था। इस पुत्री के 7 पुत्र और 3 पुत्रियाँ हुई और उनकी एक पुत्री की अपनी नाना, इट मीन्स मिल्टन के विषय में अच्छी राय नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये था और काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो लाइफ ऑफ मिल्टन, और ये कंटिन्यू रहेगा सैमुअल जॉनसन का लाइफ ऑफ मिल्टन। तो नेक्स्ट पार्ट कल फिर आपको मिल जाएगा और आई होप कि उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मिल्टन की काव्यमय कृतियाँ और सैमसन एगनिस्टिस, इन्हीं को लेकर के सैमुअल जॉनसन और की जो राय है उन सबको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।